गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि प्रोटीन की संरचना कितने प्रकार की पाई जाती है और उसमें भी जो द्वितीयक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के आधार पर 3 प्रकार की देखी थी हमने। 3 प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं द्वितीयक प्रोटीन में। नेक्स्ट चलते हैं हम तृतीयक प्रोटीन। तृतीयक प्रोटीन, जो तृतीयक प्रोटीन पाई जाती है, यहां जो सेकेंडरी प्रोटीन थी, जो द्वितीयक प्रोटीन थी, इस द्वितीयक प्रोटीन में मैंने अभी पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि द्वितीयक प्रोटीन में किस प्रकार से अन्य बॉन्ड भी बन सकते हैं। तो इस सेकेंडरी प्रोटीन के अंदर, सेकेंडरी प्रोटीन के अंदर विभिन्न प्रकार के बंधों का निर्माण हो जाता है, विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स बन जाते हैं। और जब यहां विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स बन जाते हैं तो स्टूडेंट्स यहां पर जो तृतीयक प्रकार की प्रोटीन है, ये तृतीयक प्रकार की प्रोटीन दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार या अन्य रूप में या अन्य आकार में, अन्य आकार भी ग्रहण कर सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे बनते चले जाएंगे वैसे वैसे प्रोटीन कैसे होती चली जाएगी, जटिल होती चली जाएगी, कॉम्प्लेक्स अणु का निर्माण होता हुआ चला जाएगा। प्रोटीन जब हमने पढ़ा था तभी आपको बताया था कि प्रोटीन कैसे होते हैं, जटिल अणु होते हैं। तो जटिल अणु किसकी वजह से बन रहे हैं? इन बॉन्ड्स के कारण। जो यहाँ विभिन्न बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक श्रृंखला दूसरी के साथ में, दूसरी तीसरी के साथ में, एक दूसरे के साथ में विभिन्न क्रॉस बॉन्ड प्रेजेंट है, सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो तृतीयक प्रकार की जो प्रोटीन पाई जाती है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड तो होंगे होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड तो होते ही हैं, इसके साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे, सल्फर बॉन्ड भी होंगे, या फिर कहें डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और साथ ही साथ आयनिक बॉन्ड भी होंगे, जिसमें हम लवण बॉन्ड भी कह सकते हैं, आयनिक या लवण बॉन्ड। और यहां जल विरागी भी होंगे। तो हमने जितने भी बॉन्ड पढ़े थे यहां सभी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कोई भी बॉन्ड शेष नहीं बचता। इसलिए संरचना कैसी हो जाती है इसकी, जटिल हो जाती है, सभी प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तो फिर ये चतुर्थ प्रकार की जो पाई जाती है वो क्या है, उसमें कौन सा एक्स्ट्रा बॉन्ड पाया जाता है? चतुर्थ प्रोटीन में स्टूडेंट बॉन्ड तो यही होते हैं, बॉन्ड तो यही होते हैं, बंध तो यही उपस्थित होते हैं। लेकिन यहां पर जो वलयन है, कॉइलिंग है, ये क्या होगी, ज्यादा। यहां पर जो कॉइलिंग हो रही है इसकी, ये कॉइलिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जैसे ऊन का कोई लच्छा जो होता है उसको खोल करके बुरी तरह से हम उसको उलझा दें, जब से यही नहीं बता पाए कि कौन सा रेशा किधर से आ रहा है, तो ये वो कंडीशन होती है कि यहाँ पर एक दूसरे के साथ में सीरीज इस प्रकार से उलझी हुई होती है कि वहां हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन सी सीरीज किसके साथ में है। तो यहाँ पर इतनी अधिक स्तर की यहाँ पर कॉइलिंग हो जाती है, लेकिन बॉन्ड तो यही होंगे। तो यहाँ पर जब आवश्यकता होती है, क्योंकि एनिमल्स में जब बिल्डअप होता है या शरीर निर्माण होता है, तो यहाँ शरीर निर्माण के लिए जब भी हमको आवश्यकता होती है, जब भी कोशिका को आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर आवश्यकता अनुसार चतुर्थ प्रोटीन का, इस तृतीयक प्रोटीन को या द्वितीयक प्रोटीन को, द्वितीयक प्रोटीन को या तृतीयक प्रोटीन, प्राइमरी कोई सी भी प्रोटीन है, यहाँ पर सेल चेंज करके किसका निर्माण कर लेती है, चतुर्थ प्रोटीन का निर्माण कर लेती है। तो यहाँ एनिमल्स में निर्माण के लिए आवश्यक होती है, जहां आवश्यक होती है वहीं यहाँ इसको चेंज कर लिया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटीनों के वर्गीकरण की। तो यहाँ पर जो प्रोटीनों का वर्गीकरण पाया जाता है, यहाँ पर हम प्रोटीन के वर्गीकरण की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो प्रोटीन का वर्गीकरण किया जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ वर्गीकरण का जो आधार लिया जाता है वो आधार संरचना भी हो सकती है, संवहन भी हो सकता है कि पहले तो प्रोटीन की संरचना किस प्रकार की है, संरचना के आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। संवहन किस प्रकार से है, उसको प्रोटीन कार्य क्या कर रही है, कहाँ कहाँ प्रयुक्त हो रही है, और उसकी विलेयता के आधार पर भी हम यहाँ इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ जो हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जो हमने सामने वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण है संगठन के आधार पर। जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का संगठन कैसा है, तो यहाँ संगठन के आधार पर प्रोटीन को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। सरल प्रोटीन, संयुगित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल, संयुग्मित और व्युत्पन्न, यहां 3 प्रकार के अंदर प्रोटीन को बांटा गया है। जो सरल प्रोटीन होती हैं, यहां जो सरल प्रोटीन होती हैं, ये सरल प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल की बनी होती हैं। केवल इनके निर्माण में क्या प्रयुक्त होते हैं, अमीनो अम्ल। तो इनको हम अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। यहाँ जो प्रोटीन प्रयुक्त होते हैं, सॉरी अमीनो अम्ल प्रयुक्त होते हैं प्रोटीन निर्माण में, इनको अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। ये अल्फा अमीनो अम्ल के पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन से, सह संयोजी पेप्टाइड बॉन्ड के जो फॉर्मेशन होता है उनके द्वारा निर्मित होती हैं। अगर हम सरल प्रोटीन का जल अपघटन करेंगे, सरल प्रोटीन का जल अपघटन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होंगे, अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होंगे सरल प्रोटीन के जल अपघटन पर। दूसरे प्रकार की होती हैं जो संयुग्मित प्रोटीन होती हैं। यहाँ प्रोटीन के साथ में, संयुग्मित प्रकार की में प्रोटीन के साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप उपस्थित होते हैं। प्रोस्थेटिक, अभी पढ़ेंगे हम इधर, प्रोटीन, प्रोटीन के साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो वो किस प्रकार की होती हैं, संयुग्मित प्रकार की प्रोटीन होती हैं। जब प्रोटीन के साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाए, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। प्रोटीन के साथ में जब नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ जाता है तो वो कहलाती हैं संयुग्मित प्रोटीन, सेकंड टाइप की। और थर्ड टाइप की होती है व्युत्पन्न प्रोटीन। तो व्युत्पन्न प्रोटीन कौन सी होती है, जब सरल प्रोटीन या संयुग्मित प्रोटीन, सरल प्रोटीन या संयुग्मित प्रोटीन का आंशिक पाचन कर दिया जाए, तो यहां आंशिक पाचन से जो प्राप्त होती हैं वो कौन सी होती हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन होती हैं। तो यहां इनके संगठन के आधार पर इनको हमने किसमें बांटा है, 3 प्रकारों में। फर्स्ट सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन जो होती हैं, सरल प्रोटीन को 7 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है। सरल प्रोटीन को 7 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट एल्बुमिन्स, जो एल्बुमिन्स होती हैं ये जल और लवणों के जो तनु विलयन होते हैं, जल और लवणों के जो तनु विलयन होते हैं इनके अंदर कैसी होती हैं, घुलनशील होती हैं। अगर इनको उच्च ताप दे दिया जाए, एल्बुमिन्स को उच्च ताप दे दिया जाए, हाई हीट पर रखा जाए, तो ये क्या हो जाती हैं, स्कंदित हो जाती हैं। तो इसका मतलब जो एल्बुमिन्स होती हैं, एल्बुमिन्स को लोअर ताप पर ही रखा जाता है, कम ताप पर ही रखा जाता है। हीट अधिक देने पर ये क्या हो जाती हैं, स्कंदित हो जाती हैं। इनके जो बॉन्ड्स होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, सल्फाइड बॉन्ड है, एनीवन जो भी है सरल प्रकार की है। हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो कैसी है, सरल प्रकार की। यहाँ कौन से होंगे, केवल पेप्टाइड बॉन्ड। यही पढ़ा है हमने पहले लेक्चर में कि यहाँ पर जो सरल प्रकार की प्रोटीन होती है उनके अंदर केवल पेप्टाइड या हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पर ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं हीट अधिक होने पर, तो प्रोटीन क्या हो जाएगी, स्कंदित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अंडे के ओवल ह्यूमन प्रोटीन, अरंड के बीजों में उपस्थित, जौ से विलगित बीटा एमाइलेज, जौ से अगर हम पृथक करें तो जौ से में कौन सी मिलती है, बीटा एमाइलेज। तो ये सभी कैसी हैं,
एल्बुमिन प्रकार की प्रोटीन होती हैं। सेकंड, ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स जो होती हैं, ग्लोब्यूलिन्स जल में तो होती हैं अवले, जल में अवले होती हैं, तनु अम्लों में होती हैं बिले। अगर हम डाइल्यूट किसी भी एसिड के अंदर से डालें तो ये बिले हो जाती हैं। इनको भी हीट देने पर ये क्या हो जाती हैं, स्कंदित। आप लोगों ने पढ़ा है जब 11th के अंदर प्रोटोप्लाज्म पढ़ते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म में भी ये सारी चीजों को पढ़ते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को। तो अगर हम किसी भी प्रोटीन को हीट देते हैं, सभी नहीं, कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो हीट का उनका इफेक्ट नहीं होता है, तो अधिकतर जो प्रोटीन होती हैं वो हीट देने पर क्या हो जाती हैं, स्कंदित हो जाती हैं। इनकी जो संरचनाएं होती हैं, जो बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड टूट जाते हैं, विकृत हो जाती है। प्रोटीन की जो संरचना है वो कैसी हो जाती है, विकृत हो जाती है। इनके विलयन को, ग्लोब्यूलिन्स के विलयन को यदि हम NH4 SO4 के संतृप्त विलयन में, सॉरी NH4 का उल्टा SO4 से संतृप्त करें, ग्लोब्यूलिन्स के विलयन में इस कंपाउंड को डालें, इस यौगिक को डालें, इससे संतृप्त करें, तो ये क्या हो जाती हैं, अवक्षेपित हो जाती हैं। जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल में किसी चीज को अवक्षेपित करना होता है तो उसमें क्या डालते हैं, कोई दूसरा सॉल्यूशन। तो ऐसे ही NH4 का वोल्टॉइस SO4 के सॉल्यूशन से अगर ग्लोब्यूलिन्स को हम संतृप्त करें तो ये क्या हो जाती हैं, अवक्षेपित हो जाती हैं, किनारे पर आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोब्यूलिन, मटर में उपस्थित लेग्यूमिन और मूंगफली में उपस्थित एरेकिन। नेक्स्ट, ग्लूटेनिन। ग्लूटेनिन जो होती हैं वो जल, लवण विलयन में, उदासीन विलयन में कैसी होती हैं, घुलनशील। उदासीन कोई सॉल्यूशन है या लवण विलयन है, अम्ल क्षार दोनों से निर्मित लवण विलयन है, जल है, तो इसमें तो होती हैं घुलनशील। ये तनु अम्लों में भी कैसी होती हैं, घुलनशील। डाइल्यूट जो सॉल्यूशंस होते हैं, एसिड्स होते हैं, उनके अंदर भी घुलनशील होती हैं। ऊष्मा संवेदी नहीं होती, ऊष्मा के प्रति संवेदी नहीं होती हैं। ऊष्मा का इसका मतलब इनको अगर हीट देंगे तो ये हीट देने पर क्या इनके ऊपर इफेक्ट होगा, नहीं, स्कंदित नहीं होंगे। ये हीट देने पर स्कंदित नहीं होती हैं। ये प्लांट के अंदर पाई जाती हैं, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्लांट्स में। गेहूं में उपस्थित ग्लूटालिन, गेहूं के अंदर ग्लूटालिन, जब हम गेहूं के जो आटा होता है उसको गूंथते हैं, पानी डालने के बाद में उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, ग्लूटालिन के कारण होती है। अगर ये गेहूं के अंदर नहीं है तो गेहूं का आटा क्या हो जाएगा, पानी डालने पर भी अलग अलग, वो एकदम से जो बाउंडिंग हो जाती है उसकी, वो बाउंडिंग नहीं होगी। तो जहां जितना अधिक ग्लूटालिन होगा उसकी बाउंडिंग पानी डालने पर उतनी अधिक हो जाएगी। धान में उपस्थित ओराइजेनिन, धान में कौन सी पाई जाती है, ओराइजेनिन। प्रोलेमिन, प्रोलेमिन जल में या शुद्ध एल्कोहल में, जल में घोलें या शुद्ध एल्कोहल में घोलें तो ये घुलती नहीं है, क्या होती है, अवले। जल में और शुद्ध एल्कोहल में तो अवले होती है। अगर इसी एल्कोहल को हम 70 से 80% लें, इसका मतलब 20% या 30% इसमें जल मिला करके हम एल्कोहल लें तो इसमें क्या हो जाती है, ये विलय हो जाती है। कौन सी, प्रोलेमिन प्रोटीन। अगर हम प्रोलेमिन का जल अपघटन करें तो प्रोलेमिन के जल अपघटन से हमको अमोनिया और प्रोलीन प्राप्त होती है। प्रोलेमिन के जल अपघटन से हमको क्या प्राप्त होती है, अमोनिया और प्रोलीन प्राप्त होती है। मिलती कहाँ है, गेहूं में उपस्थित ग्लाइडीन, गेहूं में उपस्थित ग्लाइडीन, मक्का में उपस्थित जेईन, मक्का की जेईन और गेहूं की ग्लाइडीन। ग्लाइडीन भी क्या होती है, जल के साथ रिएक्शन करती है, चिपचिपा पदार्थ बनाती है। प्रोटामिन्स, जो प्रोटामिन्स होती हैं, प्रोटामिन्स जो होती हैं ये जल, तनु एसिड और अमोनिया, जल,
तनु एसिड और अमोनिया में क्या होती हैं, बिले। इनके अंदर ये बिले पाई जाती हैं। इनके अंदर क्षारीय अमीनो अम्लों की अधिकता होती है। तो क्षारीय अमीनो अम्लों की अधिकता तो किस प्रकार की है, ये क्षारीय प्रोटीन होती है। क्षारीय अमीनो अम्ल अधिक मिल रहे हैं तो प्रोटीन कैसी है, ये क्षारीय। तो यहाँ क्षारीय प्रकार की प्रोटीन होती है, क्षारीय अमीनो अम्लों की अधिकता होती है, सरलता से स्कंदित नहीं होती। अगर इनको हीट दें तो कम हीट पर ये स्कंदित नहीं होती हैं, इनको हाई हीट की आवश्यकता होती है, अधिक हीट पर ये स्कंदित होती हैं, सरलता से स्कंदित नहीं होती हैं। मिलती कहाँ है, फॉर एग्जाम्पल देखें तो मछली के स्पर्म में उपस्थित सैलामिन प्रोटीन, मछली के जो स्पर्म में सैलामिन प्रोटीन पाई जाती है, ये सैलामिन कौन सी होती है, प्रोटामिन्स प्रोटीन्स होती हैं। हिस्टोन्स, हिस्टोन्स तो खूब पढ़ी है, एग्जाम्पल देख ले पहले। केंद्रक के अंदर उपस्थित होती है क्योंकि हिस्टोन ही डीएनए के एटम्स के साथ मिली लिंकर डीएनए और हिस्टोन के एटम्स मिलकर के तो बना रहे हैं कंप्लीट डीएनए को, या फिर के गुणसूत्रों को, गुणसूत्रों को। तो यहाँ पर जो डीएनए और हिस्टोन होती है वो मिलकर के किसका बनाती हैं, गुणसूत्रों को। तो कहाँ उपस्थित होंगी, केंद्रक के अंदर। ये तनु एसिड और जल में तो होती हैं बिले, जल के अंदर भी बिले होती हैं और तनु एसिड के अंदर भी बिले होती हैं। आकार में कैसी होती हैं, छोटी, छोटे आकार की होती हैं। यहाँ लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो अम्लों की अधिकता होती है। तो ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर इनके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन पाई जाती है हिस्टोन्स के अंदर। तो यहाँ लाइसिन और आर्जिनिन जो अमीनो अम्ल होते हैं क्षारीय होते हैं, इसीलिए तो हिस्टोन कैसी होती हैं, बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। तो ये बेसिक प्रोटीन है, क्षारीय प्रकृति की होती है। ये लाइसिन और आर्जिनिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। स्क्लेरोप्रोटीन, जो स्क्लेरोप्रोटीन होती हैं ये जल हो या सामान्य विलायक हो, जल के अलावा अन्य जो सामान्य विलायक होते हैं उनमें भी क्या होती हैं, अवले, अवले होती हैं स्क्लेरोप्रोटीन। सबसे हार्ड प्रोटीन होती है इस श्रेणी की। मेन संरचनात्मक प्रोटीन होती हैं, मुख्य रूप से संरचनात्मक प्रोटीन होती हैं। ये यहाँ जो अस्थि होती हैं, अस्थि है, रोम है, ऊन है, संयोजित टिश्यू है। तो सबसे हार्ड क्या है यहाँ, बोन। तो ये स्क्लेरो जो प्रोटीन होती हैं ये हार्ड होती हैं, आसानी से गलती नहीं है, टूटती नहीं है, अधिक हीट को भी सहन करने की कैपेसिटी होती है और बॉडी निर्माण की बिल्डअप करने की मुख्य प्रोटीन होती हैं। तो ये अस्थि निर्माण में, रोम निर्माण में, ऊन के निर्माण में, संयोजित टिश्यू के निर्माण में ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो केराटिन और एक कोलेजन। केराटिन जैसे नाखून है, खुर हैं, बाल हैं, इन सब में कौन सी होती है, केराटिन। और कोलेजन जो मांसपेशी, जो कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू में कौन सी पाई जाती है, कोलेजन, जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है, वहां पर कौन सी होती है, कोलेजन प्रकार की होती हैं। तो ये 7 प्रकार होते हैं आपके सरल प्रकार की प्रोटीन के। नेक्स्ट बात करते हैं हम संयुग्मी प्रोटीन। और संयुग्मी प्रोटीन में जो प्रोटीन ग्रुप है उसके साथ साथ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, प्रोस्थेटिक। अब यहाँ पर जो संयुग्मी प्रोटीन है, ये संयुग्मी प्रोटीन सरल प्रोटीन के साथ में जब यहाँ प्रोस्थेटिक ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, सरल प्रोटीन के साथ में जब कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉन प्रोटीन पार्ट आकर के जब जुड़ जाता है तो ये क्या कहलाती हैं, संयुग्मी प्रोटीन कहलाती हैं। संयुग्मी प्रोटीन को प्रोस्थेटिक ग्रुप के आधार पर 6 भागों के अंदर बांटा गया है। यहाँ पर सरल प्रोटीन के साथ में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ संयुग्मी प्रोटीन के बांटने का जो आधार है वो क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप की उपस्थिति। तो इसके आधार पर यहाँ 6 भागों के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन पार्ट के साथ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ सहसंयोजी बंधों के द्वारा, सहसंयोजी बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पर प्रोटीन पार्ट और कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे से सहसंयोजी बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरी बात करते हैं हम लिपोप्रोटीन की। लिपोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ में लिपिड उपस्थित होते हैं। स्टूडेंट्स, जब आपने फर्स्ट ईयर के अंदर सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है,
तो वह पढ़ा होगा कि लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों ही किसके मुख्य घटक होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के। किसी भी प्राणी की सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। तो ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन किसी भी प्राणी की, चाहे एनिमल है चाहे प्लांट है, सभी की मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन के मुख्य घटक होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन प्रतिरक्षी प्रोटीन के रूप में और प्रतिजन प्रोटीन के रूप में भी होती है। प्रतिरक्षी और प्रतिजन, एंटीजन्स और IgA, IgG, इनके रूप में भी कौन सी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है। लिपोप्रोटीन जल में अवलेय होती है, मेम्ब्रेन का मुख्य घटक तो होती है, कोलेस्ट्रॉल में उपस्थित होती है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? लिपोप्रोटीन। और फॉस्फेटॉइड, ये दोनों ही क्या होते हैं? लिपोप्रोटीन होते हैं। अगर प्रोटीन के साथ में न्यूक्लिक एसिड जुड़ जाए तो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्रोटीन। प्रोटीन के साथ में न्यूक्लिक एसिड अगर बाउंड हो जाए तो न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाती हैं। ये लवण बंधों के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ साल्ट बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, लवण बंधों के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और आपके फर्स्ट पेपर में भी आगे आएगा ये। तो यहाँ लवण बंधों के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। फॉस्फोप्रोटीन, अगर प्रोटीन के साथ में ऑर्थोफॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ जाए, प्रोटीन के साथ में ऑर्थोफॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ जाए तो ये क्या कहलाती हैं? फॉस्फोप्रोटीन कहलाती हैं। जो ऑर्थोफॉस्फोरिक ग्रुप होता है, जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है ऑर्थोफॉस्फोरिक ग्रुप, ये एस्टर बॉन्ड के द्वारा प्रोटीन से जुड़ा होता है। एस्टर बॉन्ड के द्वारा ये प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन, कैसीन कहाँ मिलती है? दूध के अंदर। तो दूध के अंदर जो कैसीन प्रोटीन होती है वो किस प्रकार की होती है? फॉस्फोप्रोटीन होती है। क्रोमोप्रोटीन, अगर प्रोटीन के साथ में कोई वर्णक उपस्थित है, प्रोटीन के साथ में कोई वर्णक उपस्थित है तो क्या कहलाती है? क्रोमोप्रोटीन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन, फ्लेवोप्रोटीन, विलिप्रोटीन, तो ये सभी कैसी हैं? क्रोमोप्रोटीन। मेटेलोप्रोटीन में भी हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल आएगा। मेटेलोप्रोटीन में अगर प्रोटीन के साथ में कोई धातु अणु जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं हम? मेटेलोप्रोटीन। क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या जुड़ा हुआ है? Fe, इसलिए ये मेटेलोप्रोटीन भी है। यहाँ ये जो धातु अणु है, ये धातु अणु अगर प्रोटीन के साथ में जुड़ जाए तो ये प्रोटीन कैसी हो जाती हैं? एंजाइमेटिक हो जाती हैं, एंजाइम्स का कार्य करती है। प्रोटीन के साथ में अगर कोई धातु अणु जुड़ जाता है तो ये प्रोटीन एंजाइमेटिक हो जाती हैं, एंजाइम्स का कार्य करती हैं। और यहाँ धातु अणु क्या करता है? एक्टिव करने का कार्य करता है। धातु जो अणु है वो प्रोटीन को एक्टिव करने का कार्य करता है। फेरिटीन, Fe प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स। तो फेरिटीन Fe प्रोटीन में, या प्रोटीन के साथ में धातु कौन सी है? Fe प्रेजेंट है। क्योंकि जब हम लोग एंजाइम्स को पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ एक चीज पढ़ते हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकती। तो यहाँ पर प्रोटीन के साथ में जब धातु जुड़ जाती है तो क्या बन जाते हैं? वो एंजाइम बना लेती है। तीसरे प्रकार की जो आपकी पाई जाती हैं वो तीसरे प्रकार की पाई जाती हैं आपकी व्युत्पन्न प्रोटीन। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड टाइप की, डेराइव्ड प्रोटीन या कहें व्युत्पन्न प्रोटीन। डेराइव्ड या व्युत्पन्न प्रोटीन। जो डेराइव्ड प्रोटीन होती है, ये डेराइव्ड प्रोटीन कैसी होती है? सरल या संयुग्मी जो प्रोटीन है, हमने इससे पहले जो दो प्रकार पढ़े हैं सरल और संयुग्मी प्रोटीन के, उनके आंशिक पाचन से, या तो उनका हम आंशिक पाचन कर दें या फिर इसका गुणनाशन कर दें। इन प्रोटीन के जो अपने खुद के गुण हैं उन गुणों को क्या कर दें? नष्ट। तो यहाँ दोनों में से किसी भी प्रकार से व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। अब ये व्युत्पन्न प्रोटीन दो प्रकार की होती है,
यहाँ ये दो प्रकार की होती है, प्राइमरी व्युत्पन्न प्रोटीन और द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार की होती है। जो प्राइमरी प्रकार की होती है व्युत्पन्न प्रोटीन, जो प्राइमरी प्रकार की होती है, यहाँ पर जो विकृत प्रोटीन है, ये विकृत प्रोटीन क्या कहलाती है, प्राइमरी व्युत्पन्न प्रोटीन। अब यहाँ पर इसको विकृत कैसे किया जाता है, तो यहाँ इस प्रोटीन को विकृत करने के लिए हम हीट यूज कर सकते हैं, कोई भी रेज विकिरण यूज कर सकते हैं, एसिड या बेस यूज कर सकते हैं। यहाँ किसी की भी रिएक्शन से एसिड, बेस, विकिरण, हीट किसी के भी साथ अगर हम प्राइमरी और संयुग्मी प्रोटीन किसी का भी रिएक्शन करा दें तो हमको कौन सी प्राप्त होंगी, प्राइमरी डेराइव्ड प्रोटीन प्राप्त होंगी। ये प्रोटीन जो यहाँ पर हमको प्राप्त होती है, इनकी जो प्राइमरी संरचना होती है वो चेंज नहीं होती। इसका मतलब इसके जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर किसी भी प्रकार की उनको क्षति नहीं होती है। उनके अलावा अगर कोई और बॉन्ड्स हैं उनको क्षति हो जाएगी यहाँ। तो यहाँ प्राइमरी संरचना चेंज नहीं होती है, केवल प्राइमरी संरचना प्रेजेंट रहेगी यहाँ पर। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है मेटेलोप्रोटीन और दूसरी होती है स्कंदित प्रोटीन। जो मेटेलोप्रोटीन है, इस मेटेलोप्रोटीन को तनु एसिड या बेस में विलय किया जा सकता है। एसिड हो तनु या फिर बेस हो, इसमें कैसी हो जाती है, ये विलय हो जाती है। तो ये कौन सी होती है, चाहे अम्लीय की बात करें चाहे क्षारीय की बात करें, एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन एसिडिक प्रकार की मिलती है, बेसिक प्रकार की मिलती है, जो कैसी है, मेटेलोप्रोटीन है। स्कंदित प्रोटीन जल में अविलय होती है। ये स्कंदित पहले स्कंदित हो रही है, वो जल में अविलय होती हैं। जो पके हुए एग होते हैं, जो मैच्योर एग होते हैं, उनके अंदर जो एल्बुमिन मिलती है वो कैसी मिलती है, स्कंदित प्रकार की प्रोटीन होती है। सेकेंडरी प्रकार की जो प्रोटीन होती है, ये पहली बात तो छोटे आकार की होती है, आकार छोटा होता है, सरल या संयुग्मी प्रोटीन के आंशिक पाचन से प्राप्त होती हैं। यहाँ अगर सरल और संयुग्मी प्रोटीन का आंशिक पाचन कर दिया जाए तो उससे प्राप्त जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन होती है। सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन होती हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं। प्रोटियोज, जो प्रोटियोज होती हैं ये जल में विलय होती हैं। अगर हाई टेम्परेचर इनको दिया जाए तो ये स्कंदित नहीं होती, अधिक टेम्परेचर पर भी ये स्कंदित नहीं होती हैं, तो स्टेबल प्रकार की हो जाती हैं। अगर जिंक के विलयन के साथ में इनको संतृप्त कर लिया जाए तो ये अवक्षेपित हो जाएंगी। सॉरी, ZnSO4 के जिंक सल्फेट के विलयन के साथ में अगर इन्हें संतृप्त कर लिया जाए तो ये क्या हो जाती हैं, अवक्षेपित हो जाती हैं, अवक्षेप बनाती हैं। पेप्टोन्स, पेप्टोन्स जल में विलय होते हैं और ये भी हाई हीट पर स्कंदित नहीं होते। पेप्टोन्स भी। पेप्टाइड्स अमीनो अम्लों के बने छोटे अणु होते हैं, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड के कारण ही अमीनो अम्ल बनते हैं। तो ये अमीनो अम्लों के बने हुए छोटे छोटे अणु होते हैं जो क्या कहलाते हैं, पेप्टाइड्स। तो यहाँ पर प्रोटीन के संगठन के आधार पर हमने प्रोटीन को तीन भागों में बांटा है और तीनों भागों में उनके खुद के अलग अलग अपने अपने संगठन है। कौन प्राइमरी में केवल पेप्टाइड फॉर्म प्रेजेंट थे, सेकेंडरी में सरल प्रोटीन के साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट था, और यहाँ तृतीय प्रकार की जो जिसको ड्राइव्ड हम कह रहे हैं, संयुग्मी प्रोटीन में प्रोटीन के साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट था। अब यहाँ प्राइमरी या फिर सरल प्रोटीन कहें, संयुग्मी प्रोटीन के आंशिक पाचन से या गुणनाशन से जो उनको प्राप्त हो रही थी वो कौन सी थी, डेराइव्ड प्रोटीन थी।